सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि ये ज्योग्राफी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी, उसमें कुछ कारणों की वजह से ये थोड़े थोड़े लेट वीडियो आ रहे हैं। जैसे ही रिदम बढ़िया से पकड़ेगी तो कंटिन्यू मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये अपन अच्छे से कर पाएँ। तो इसमें अपन देख रहे थे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। जैसे ही टॉपिक पूरा होगा उसके लास्ट में अपन क्या देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर या ऑब्जेक्टिव वगैरह कोई आए हुए होंगे। तो पिछले ये जो टॉपिक अपन ने पढ़ रखा था इसका, वो पढ़ रखा था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल की संरचना और संगठन। अब संगठन के अंतर्गत अपन ने पढ़ रखा था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन वगैरह किस अनुपात में कितनी गैसें हैं, वो अपन सब लगभग पढ़ चुके थे। उसके अलावा जो अपने दूसरे टॉपिक पे अपन चल रहे थे संरचना पे, अब संरचना पे अपन क्या देख चुके थे, जल्दी से मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ। संरचना पे अपन देख चुके थे कि ये जो वायुमंडल है इसकी विभिन्न परतें हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें से अपन क्या क्या पढ़ चुके थे, कौन कौन सी परतें पढ़ चुके थे। इसके अंतर्गत अपन पढ़ चुके थे, शोभ मंडल पढ़ चुके थे कि 0 से 13 किलोमीटर तक शोभ मंडल अपन पढ़ चुके थे। फिर 13 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पढ़ चुके थे। फिर अब अपने बाकी है मध्य मंडल बाकी है, आयन मंडल बाकी है और बहिर्मंडल बाकी है। मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल ये बाकी है। अब ये तीनों अपन इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये जो अपन पढ़ रहे हैं आपको जो दिख रहा होगा, ये इसकी संरचना अपन देख रहे हैं वायुमंडल की तापमान के आधार पर। टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितना ऊपर नीचे, ये टेम्परेचर का ही ग्राफ है कि शुरू में यहाँ पे 15.2 से लेके -60 जाता है, फिर 0 जाता है, फिर -100 जाता है, फिर वापस बढ़ने लगता है कंटिन्यूअस। तो ये टेम्परेचर के आधार पर इसका अपन देख रहे थे वर्गीकरण। तो टेम्परेचर के आधार पर ये पढ़ते ही अपने हो जाएगा पूरा। इसके बाद अपन देखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संरचना क्या है, मतलब गैसों के कंपोजिशन कितने प्रतिशत के आधार पर कितने परतों में बांटा है, वो अपन इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले अपन आज देखेंगे मध्य मंडल। इसमें अपन पढ़ चुके थे कि सभी वातावरण की घटनाएं होती है वो शोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, जो हानिकारक ओजोन विकिरणों को, यूवी किरणों को क्या करती है, रोकती है, ये अपन पढ़ चुके थे। फिर समताप मंडल में कभी कभी संवहन धाराओं के द्वारा बादल आ जाते हैं, तो उनको नेक्रियोस बादल या मदर ऑफ पर्ल बादल कहा जाता है, ये अपन पढ़ चुके थे। फिर समताप सीमा अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद अपन आएंगे अब मध्य मंडल पे। तो नेक्स्ट अपन आते हैं मध्य मंडल पे। एक मिनट, इसको ही क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। अब इसमें अपन को मेन जो इसकी बातें हैं कि काम की चीजें क्या है, पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इसमें अपन को मेन जो काम की चीजें है वो अपन लिखेंगे, और लिखा भी है पीछे। जैसे कि अपन यहाँ तक पहुंच चुके थे 50 किलोमीटर तक, तो मध्य मंडल में पहला ही पॉइंट आएगा कि इसकी ऊंचाई कहाँ तक होती है, 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, ठीक है। और किसके ऊपर है ये, समताप सीमा, मतलब स्ट्रेटो पॉज के ऊपर ये है 50 से 80 किलोमीटर तक। और आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर समताप मंडल के ऊपरी सीमा तक आते आते टेम्परेचर कितना हो गया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इधर हो गया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कारण, टेम्परेचर बढ़ने का कारण ये था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सूर्य से जो आ रही है, उसमें से यूवी पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण करते हैं। इसी अवशोषण के कारण ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, -60 आ गया था इधर, -60 से पुनः 0 पे आ जाता है, फिर थोड़ी देर एक समान रहता है, जिसे इन्हें सप्ताह सीमा नाम दिया है। अब इसके बाद ये पुनः कम होना स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये आपने नॉर्मल लैप्स रेट वो पढ़ी है, उसके आधार पर ये कम होना शुरू हो रहा है। अब ये कम होना शुरू हो रहा है तो ये 80 किलोमीटर तक आते आते यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। किधर हो जाता है, मध्य सीमा पर, मतलब मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर हो जाता है, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर।
एक चीज ये ध्यान रखने की थी। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है, इस परत में उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब उल्का पिंड को अंग्रेजी में बोलते हैं मीटियोर, जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब जो उल्का पिंड मतलब बाहरी, पृथ्वी के बाहरी वातावरण में जो पिंड है वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो घर्षण के कारण इतनी दूरी तय करते करते लगभग इनकी संभावना बनती है कि ये मध्य मंडल में आकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बहुत कम मात्रा में होते हैं वो पृथ्वी के वातावरण में, लास्ट तक, एंड तक इसमें प्रवेश करते हैं और नीचे आते हैं। तो अधिकतर जो उल्का पिंड होते हैं वो मध्य मंडल में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अपन हम आगे लिखते हैं इसमें, इसके अलावा यदि आप देखोगे, अब आप यहाँ पे देखिए मध्य सीमा के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया था, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया था, तो वास्तव में देखे तो नॉर्मल लैप्स रेट, जो सामान्य ताप पतन दर अपन ने देखी थी कि प्रत्येक 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर पे, मतलब 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 165 मीटर पे 1 डिग्री, और 1 किलोमीटर पे अपन देखें तो उसका हिसाब किताब था 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखोगे कि यहाँ पे अपन ऊपर आ गए, तो वापस यहाँ से ये पुनः क्या हो रहा है, आयन मंडल में वापस क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो गया था, 100 डिग्री हो गया था। अब इसके बाद ये पुनः कंटिन्यू नॉर्मल लैप्स रेट से देखे तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वापस बढ़ने लगा है। तो वापस बढ़ने लगा है तो इसे तापीय प्रतिलोमन की घटना बोलते हैं। 80 किलोमीटर पर तापीय प्रतिलोमन होता है। अब तापीय प्रतिलोमन क्या होता है मैं एक बार आपको बताता हूँ। प्रतिलोमन, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है कि जो घटनाएं घटित होनी चाहिए थी वो न होकर उसका उल्टा हो रही है। जैसे कि नॉर्मल लैप्स रेट के इस सिद्धांत के अनुसार, सामान्य ताप पतन दर के अनुसार, पृथ्वी के ऊपर जाते हुए यदि 165 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या आती है, टेम्परेचर में कमी होती है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। अब ऐसे ही 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। अब अपन यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और तो ये तो उल्टा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इसे ही तापीय प्रतिलोमन की घटना बोलते हैं। अब आप और देखोगे इसमें तापीय प्रतिलोमन की घटना तो और किधर हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, सप्ताप मंडल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आएगा, इस परत में, इस परत में नॉक्टिलुसेंट बादल, नॉक्टिलुसेंट, इस परत में नॉक्टिलुसेंट, नॉक्टिलुसेंट बादल ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में दिखाई देते हैं, ध्रुवों पर गर्मियों में दिखाई देते हैं, गर्मियों में दिखाई देते हैं। अब नॉक्टिलुसेंट बादल होते हैं मतलब जो संवहन धाराओं के कारण बहुत ऊपर वाटर वेपर पहुंच जाती है, मतलब जल वाष्प की बहुत कम मात्रा पहुंचती है। ये क्या पहुंच गई, मध्य मंडल में बहुत कम मात्रा पहुंच गई। अब ये बहुत कम मात्रा पहुंच गई तो इसके लिए उन नाभिकों की जरूरत होगी जो इसको एकत्रित करे। अब वो नाभिकों के रूप में कौन कार्य करते हैं, उल्का पिंड के जो कण होते हैं, उल्का पिंड के कण, वो धीरे धीरे एकत्रित करते हैं। अब कैसे एकत्रित होता है आप देखिए वायुमंडल में, ये आप देखिए, इसमें आप देखिए ये एक नाभिक की तरह कार्य कर रहा है, धूल का कण। इसको स्थिर रहने के लिए ये सब जो जल वाष्प के कण है वो इसके ऊपर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। उसी तरीके से जो जल वाष्प संवहन के कारण ऊपर गई है, मध्य मंडल तक गई है कुछ मात्रा, उसको स्थिरीकरण के लिए स्थायित्व प्रदान करते हैं। उल्का पिंड के जो नष्ट हो जाते हैं उनके जो कण बचे रहते हैं वो, उनसे जो बादलों का निर्माण होता है उसे ही नॉक्टिलुसेंट बादल कहा जाता है। ये अपन ने इधर लिख लिया है।
ये अपन ने इधर देख लिया, आप इसमें देख सकते हो मध्य मंडल में 50 से 80 किलोमीटर इसकी ऊपरी सीमा पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। यहाँ पर उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस परत में नॉक्टिलुसेंट बादल ध्रुवों पर गर्मियों में दिखाई देते हैं। ये प्रश्न आया था इस बार जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का शायद हुआ था, उसमें शायद ये प्रश्न आया था, नॉक्टिलुसेंट बादल किस परत में पाए जाते हैं, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। और कुछ समझने के लिए नॉर्मल लैप्स रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपन जो पढ़ चुके थे इसमें आप वापस ये फोटो देख लीजिए। अपन ये पढ़ चुके थे मध्य मंडल तक, फिर मध्य सीमा आ जाएगा, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। अब ये आयन मंडल और बहिर्मंडल है, इन दोनों को मिला के जो कहा जाता है वो कहा जाता है थर्मोस्फीयर या तापमंडल। एक चीज आप ये ध्यान रखना, तापमंडल या थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मतलब आयन मंडल है, इसके ऊपर का मतलब मध्य मंडल है, इसके ऊपर का जो भाग है उसमें कौन कौन सी परतें आ रही है, आयन मंडल और बहिर्मंडल, मतलब आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। अब आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर ये दो परतें आ रही है, इन परतों को मिलाकर दोनों को जो कहा जाता है आयन मंडल और मतलब आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, इनको कहा जाता है तापमंडल या थर्मोस्फीयर, दोनों को मिला के कहा जाता है। तो मध्य सीमा के ऊपर क्या है, तापमंडल या थर्मोस्फीयर है। अब थर्मोस्फीयर में दो भाग हो गए, आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर और बहिर्मंडल हो गया एक्सोस्फीयर। और एनसीईआरटी में जो ये जो फोटोग्राफ दे रखा है ये एनसीईआरटी का ही है, तो यहाँ पे 400 किलोमीटर लिखा हुआ है, मतलब आयन मंडल 80 से कहाँ तक है, 80 से लेके 400 किलोमीटर तक आयन मंडल है, उसके ऊपर क्या है, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर है। लेकिन आप अन्य बुक में देखोगे कोई और, जैसे अपन देखे तो सविंदर सिंह में जो दिया हुआ है वो दे रखा है कि 80 से लेके 640 मतलब 640 किलोमीटर तक क्या दे रखा है, आयन मंडल। उसके बाद बहिर्मंडल दे रखा है। और आयन मंडल में भी विभिन्न परतें हैं, जैसे डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। इनमें कौन कौन सी तरंगें वापस लौट के इनसे परावर्तित होकर आती है वो अपन देखेंगे। तो आप एक प्रथम दृष्टया आपको ये ध्यान रखना है कि आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है, वो एनसीईआरटी में कितना दे रखा है, 80 से 400। और जो अपन वर्गीकरण करेंगे डी, ई, एफ और जी तरंगों का वर्गीकरण, उसमें ये 640 तक इनका आंकड़ा जाता है, तो अपन उस हिसाब से देखेंगे, फिर अपन बहिर्मंडल देखेंगे। और इनके बीच में यहाँ पर पाई जाती है वॉन एलन विकिरण परत, वॉन एलन विकिरण परत, वॉन एलन विकिरण परत। ये मैं एक बार वापस लिखूंगा आपको, खाली मैं एक बार के लिए इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, मध्य मंडल अपन पढ़ चुके हैं, मध्य सीमा मतलब जहाँ पे 80 किलोमीटर, जहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, वहां पर ताप या प्रतिलोमन की घटना देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर घटना चाहिए लेकिन बढ़ रहा है। फिर 80 से ऊपर जो भाग है उसे थर्मोस्फीयर या तापमंडल कहा जाता है, जिसमें दो भाग होते हैं, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, मतलब आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो अपन इससे आगे अपन देखते हैं थर्मोस्फीयर, तापमंडल या थर्मोस्फीयर। तापमंडल या थर्मोस्फीयर, तो तापमंडल या थर्मोस्फीयर के दो भाग हो गए। पहला भाग जो तापमंडल या थर्मोस्फीयर का था वो था आयन मंडल, इसे अंग्रेजी में कहते हैं आयनोस्फीयर। अब इसकी जो मुख्य मुख्य बातें थी वो क्या थी, वो मैंने एक दो बातें तो वही बताई है, एक दो बातें वो क्या बताई है मैंने कि 80 से 400 किलोमीटर तक ये लिखा हुआ है आयन मंडल का, किसमें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब आयन मंडल में क्या होता है कि जो पृथ्वी सूरज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसमें विद्युत का भी अंश है और चुंबकीय भाग भी है, उसमें से जो एनर्जी अपन तक पहुंचती है, क्योंकि एक प्रकाश का जो होता है सूर्य से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की तरंगें पाई जाती है। जैसे अपन ने देखा कि जो यूवी रेज थी, इसमें मैंने बताया था तुमको कि यूवी रेज थी समताप मंडल में क्या हो जाती है, ओजोन के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। वैसे ही ऊपर से आते आते प्रकाश का एक बहुत ही सीमित हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच पाता है। तो आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर तक एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन आयन मंडल को भी आगे अपन इसमें देखेंगे। अब एक बार आयन मंडल को भी
बहुत हिस्सों में बांटा गया है, इसमें परतों विभिन्न परतों के रूप में बांटा गया है। तो इसमें अपन देखेंगे ये डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। इसमें मैं एक बार लिख लेता हूँ, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। इसमें से लगभग सवाल आ जाता है। ई परत को अपन बोलते हैं कैनली हेविसाइड परत, ये ध्यान रखना, यही सवाल आ जाता है। कैनली हेविसाइड, कैनली हेविसाइड परत, कैनली हेविसाइड परत। एफ परत को बोलते हैं अपलीटन परत। ये दो सवाल इंपॉर्टेंट है इसमें से, अपलीटन परत, ये दो आप देखिए। अब इसमें से कौन सी एनर्जी कहाँ पर आके परावर्तित होती है वो अपन देखेंगे। अब आयन मंडल इसका नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम आयन मंडल है। मतलब इस मंडल में क्या किसकी दिखता है, आयन की दिखता है। आयन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किससे बनेगा, जो सूरज की गर्मी आएगी उससे ही। यहाँ पे जो गैस के अणु है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब वो ही गैस के अणु वातावरण का जो अपन हिस्सा देखते हैं, ये पृथ्वी आ गई, पृथ्वी का धरातल, ये वातावरण का आयन मंडल का हिस्सा देख लीजिए आप। अब आयन मंडल में यदि पृथ्वी से कोई सिग्नल, रेडियो सिग्नल भेजते हैं, तो वो आयन मंडल में जाता है। और जो आयन मंडल में जो आयन है वो किससे बने हैं, जो सूरज की एनर्जी है उससे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हुआ है। तो आयन बहुत अधिक मात्रा में, इन आयन से पुनः परावर्तित होकर किधर आ जाता है, वापस पृथ्वी पे ये सिग्नल आ जाता है। तो एक सवाल इसमें इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा कि यहाँ आयन की अधिकता के कारण, आयन की अधिकता से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगें जो कि पृथ्वी से भेजी जाती है, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। 80 to 400 एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लेकिन बाकी बुक्स में 80 to 640 लिखा गया है। उसको 640 से आगे बताया गया है, किसको, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर को। अब अपन इसमें देखेंगे डी परत, जो कि यहाँ से अपन देखेंगे 80 किलोमीटर है, और यहाँ पे क्या है, डी परत 80 से 99 तक है। और फिर ई परत है वो 99 से लेके 130 किलोमीटर तक है। अब जो एफ परत 130 तक है। अब एफ परत जो है वो इससे ऊपर तक है, एफ परत 150 से लेकर है। तो इसी तरीके से इनका वर्गीकरण किया गया है, 99 से 80, 80 से 99 से 130, फिर 150। तो इसमें जो काम की चीज़ थी वो देखने की यही थी कि इसका एनसीईआरटी में 80 से 400 बताया गया है, और बाद में 80 से 640 तक अपन इसका वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पे आयनों की अधिकता होती है, इन्हीं आयनों की अधिकता के कारण यहाँ से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। अब इनको अपन ने देखा, अपलीटन परत, कैनली हेविसाइड परत और अपलीटन परत, कैनली हेविसाइड परत, ये अपन ने देखी। अब नेक्स्ट में अपन चलते हैं, उससे पहले मैं ये लिख लेता हूँ 150 से 380, और फिर बाद में ये 400 प्लस है। जी परत होती है वो 400। ये डी परत देखी 80 से 99, फिर ई परत देखी 99 से 130, जिसे कैनली हेविसाइड परत भी कहा जाता है। एफ परत 150 से लेके 380 तक, और जी परत है वो 400 प्लस में जी परत है। एग्जैक्ट आपको ऐसा डेटा कहीं पे क्या है कि अलग अलग डेटा देखने को मिलता है, किसी बुक में कोई और हो गया, लेकिन आप ऐसा एक अंदाजा मेन लगा सकते हैं कि कहाँ तक है। इसलिए एनसीईआरटी इसको 80 से 400 और बाकी बुक में 80 से 640 तक दे रखा है। अब गड़बड़ कहाँ पे होती है पढ़ाने में, कि यदि इसका अपन वर्गीकरण करेंगे डी, ई, एफ और जी का, तो अब ये जी परत 400 प्लस से लेके 640 तक दिखा रही है, किससे, 640 तक, मतलब 400 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक। एफ परत दिखा रही है 150 से लेके 380 तक। ई परत दिखा रही है 99 से लेके 130 तक दिखा रही है, 130, सॉरी 130 है। और डी परत दिखा रही है 80 से लेके 99 तक। अब इन परतों की थोड़ी विशेषता है कुछ, वो अपन देख लेंगे। अब डी जो परत है, डी परत, इसको इधर लिख लेता हूं मैं। अब ये डी परत है, ये क्या करती है, निम्न तरंग दैर्ध्य की जो निम्न आवृत्ति की, सॉरी तरंग दैर्ध्य नहीं, आवृत्ति, निम्न आवृत्ति की तरंगें होती है उनको क्या करती है, परावर्तित करती है। ये निम्न आवृत्ति की तरंगें, ये निम्न आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति यहाँ पीछे लिख लेना, ये निम्न आवृत्ति की तरंगें हैं, इनको परावर्तित करती है। ई परत है वो मध्य व उच्च आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित करती है, मध्य प्लस उच्च आवृत्ति की तरंगों को परावर्तित करती है। एफ परत है वो भी मध्य प्लस उच्च आवृत्ति की तरंगों को
परावर्तित करती है। अब इसमें ये क्या होता है कि जैसे ही इन परतों का निर्माण, अपन ये देख रहे हैं कि थर्मोस्फीयर है, मतलब तापमान से संबंधित ही है ये। अब इसमें आयन किससे बने, उस तापमान से ही बने हैं। तो ये जो परत है उसका भी बनना या बिखरना जो भी है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, ऋतु पे भी डिपेंड करता है, मौसम कौन सा है, ऊंचाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो आप देखोगे कि डी परत है वो निम्न आवर्ती की तरंगों को परावर्तित करती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, वो वापस आ जाएगी, और जिनकी फ्रीक्वेंसी मध्यम या उच्च होगी वो इस परत के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। इसका मतलब ये है। तो आपको यदि आप इसमें पॉइंट लिखना चाहो तो ये दो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ये लिखिए, ये एक बार साइड में लिखिए। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है वो लिखिए, और ये डायग्राम बनाइए। इसमें 80 से 99, 99 से 130, फिर ये 150 से 380, फिर ये 400 से 640 तक जी परत है। डी परत की इसकी विशेषताओं के बारे में अपन लिखें तो इसमें लिखिए कि आप ये निम्न तरंगों का परावर्तन करती है या निम्न आवर्ती के तरंगों का परावर्तन करती है, लेकिन मध्यम तथा उच्च आवर्ती की तरंगों को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। तथा सूर्यास्त के बाद ये क्या हो जाती है, ये गायब हो जाती है सूर्यास्त के बाद, क्योंकि इसको टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, तापमान नहीं मिल पाता है, उस हिस्से में तापमान नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आयन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहेंगे, उससे परावर्तन भी नहीं होगा। फिर ई परत यह मध्य तथा उच्च आवर्ती की तरंगों को परावर्तित करती है, ये भी दिन के समय उपलब्ध रहती है। अब एफ तरंग है वो मध्य तथा उच्च आवर्ती की तरंगों को परावर्तित करेगी, लेकिन ये दिन के समय बहुत पावरफुल तरंग कौन सी होती है परत, एफ परत होती है। इसको अपलिटन परत भी कहा जाता है, इसे कैनली हेविसाइड। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट देखे तो इसके नाम तक सवाल लगभग सीमित हो जाता है, अपलिटन परत या कैनली हेविसाइड परत। तो ये इसमें चीजें अपन ने देखी है, आयन मंडल में देखी है, इसके अलावा लगभग कोई बाकी नहीं है। इसके अलावा अपन अब आगे चलते हैं, आगे वाले में बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। अब आप ये देखिए, एनसीईआरटी जो बताएगी एक्सोस्फीयर को वो बताएगी 400 प्लस को बताएगी, और अपन इसमें बताएंगे 640 प्लस। तो आपको ये ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी के बेसिस पे होती है। हालांकि ऐसे दोनों आंसर वाले सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि दोनों एग्जैक्ट इसमें आपको दिख जाए कि किसमें 400 भी आ जाए 640 भी आ जाए। यदि ऐसा हो तो ये सवाल डिलीट हो जाते हैं, किसी दोनों में आ जाए तो इसका 80 से 400 ये आप ध्यान रखना। अब आगे अपन इसमें देखेंगे तो बहिर्मंडल में क्या देखेंगे, 640 प्लस है, 640 से ऊपर तक ये परत पाई जाती है। अब इसमें मेन चीज जो है लिखने की, इसमें 640 से ऊपर इसकी जानकारी भी कम है, क्योंकि ये बहुत अधिक ऊंचाई तक है, जानकारी कम, इसकी जानकारी कम है। यहाँ गैसें आणविक, यहाँ गैसें आणविक रूप में पाई जाती है, आणविक, यहाँ गैसें आणविक रूप में पाई जाती है, क्योंकि वातावरण विरल होता है। इसको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि वातावरण विरल होता है। अब आप इसमें ये देखिए कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु का दबाव भी घटता जाएगा, वायुमंडल का दबाव भी ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वायु का दबाव कैसे, जैसे कि ये पृथ्वी है, इसके ऊपर वायुमंडल का आप पिलर के रूप में मानिए ये इतना दबाव है। यदि अपन इस ऊंचाई पे बात करें तो इसके ऊपर केवल इतना दबाव होगा। तो आप ये देखिए इतनी ऊंचाई पर केवल इतनी क्या वायु का दबाव है, और इससे ज़्यादा नीचे ऊंचाई पर है वो ज़्यादा वायु का दबाव है। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल का दबाव घटता जाएगा, दबाव घटता जाएगा तो गैसें भी क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, मतलब वातावरण विरल हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगी। तो गैसें आणविक रूप में पाई जाएगी, क्योंकि वातावरण क्या है, विरल है। अब वातावरण विरल है, इससे तापमान महसूस नहीं होगा, तापमान ज्यादा है लेकिन महसूस नहीं होगा, तापमान महसूस नहीं होगा। इसमें तापमान महसूस नहीं होगा, बहिर्मंडल है एक्सोस्फीयर में गैस आणविक रूप में। अब कैसे आप इसमें एक तरीके से और देख सकते हो, जैसे कि ये बाहर ऊपर का वायुमंडल देख लियो, और ये
जैसे कि गैसें इतनी दूर दूर है, यदि कोई इसके बीच में होगा तो वहां पर टेम्परेचर इसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो किसके पास है, इस अणु के पास है, इस अणु के पास है, ऐसे इनके बीच में कुछ नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर है, तो इसलिए टेम्परेचर भी महसूस नहीं होगा। और टोटल एनर्जी किसके पास है, इन अणुओं के पास है या आयनों के पास है। अब इसमें एक मेन टॉपिक और आएगा, जो वॉन एलन विकिरण परत, वॉन एलन विकिरण परत, विकिरण परत जो आयन मंडल के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर, आयन मंडल के ऊपर, आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर पाई जाती है। अब ये वॉन एलन विकिरण परत क्या होती है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। इस पे मैं ये बता चुका हूं कि 640 प्लस विरल माध्यम होता है, विरल वातावरण होता है। इसके कारण क्या होता है, गैसें आणविक रूप में पाई जाती है, गैसें आणविक रूप में। अब गैसें आणविक रूप में होगी, उससे क्या होगा, तापमान महसूस नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो मैं बता चुका हूँ, तापमान महसूस नहीं, ये चीजें मैंने पीछे लिख ली थी। इसके बाद में मैं लिख रहा था, इसके बाद में मैंने ये लिखा था कि जो वॉन एलन विकिरण परत है, वॉन एलन विकिरण परत वो क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि पृथ्वी के नाभिक, पृथ्वी के मतलब केंद्र में जो निकल व फेरस है, उसके कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र आपको मैंने ये बताया था कि पृथ्वी इस तरीके से चपटी है। अब चपटी है तो केंद्र से लेके ये दूरी क्या है, कम, और ये है ज्यादा। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है और चुंबकीय बल दोनों कहाँ पे ज्यादा है, ध्रुवों पे ज्यादा है, और भूमध्य रेखा पे कम है। तो वॉन एलन विकिरण परत में जो आयन होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में पकड़े हुए हैं, आयन चुंबकीय क्षेत्र में है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वहां पे जो आयन है उसे ही वॉन एलन विकिरण परत कहा जाता है। अब ये आयन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से टकराते हैं, नाइट्रोजन के अणुओं से, नाइट्रोजन के अणुओं से टकराते हैं। तो आयन चुंबकीय क्षेत्र में है, जो आयन चुंबकीय क्षेत्र की गिरफ्त में है या पकड़ में है उसे ही वॉन एलन विकिरण परत कहा जाता है। अब यहाँ पे जो आयन है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से एनर्जी मिलने के कारण उससे टकराते हैं, तो रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न होती है, रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न होती है, रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न होती है। उसे क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियोलिस। अब ये इसके चित्र एक बार देख लेते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस व अरोरा बोरियोलिस घटना होगी वो ध्रुवों पर होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का है ज्यादा। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये वाली केंद्र से दूरी क्या है, भूमध्य रेखा की अपेक्षा न्यूनतम है। तो अपन ने देखा वॉन एलन विकिरण परत आयन चुंबकीय क्षेत्र में है जो पकड़े हुए हैं, वहां पे उसे वॉन एलन विकिरण परत कहा गया है। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अणु टकराते हैं तो रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। अब अरोरा बोरियोलिस जो उत्तरी ध्रुव में प्रकाश आएगा, इसे उत्तरी ध्रुव प्रकाश कहा जाता है। जो उत्तरी ध्रुव में प्रकाश बनेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसे अरोरा बोरियोलिस, और जो दक्षिणी ध्रुव में बनेगा उसे क्या कहा जाता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को। अब इसके एक बार आप चित्र देखिए इसका। ये परत का आप भी चित्र देख सकते हैं। जैसे डी परत थी, अपन ने देखा 80 से 99। ई परत कहाँ तक देखी थी, 99 से 130। एफ परत कहाँ से देखी थी, 150 से लेके 380। और फिर जी परत अपन ने देखी थी 400 से लेके 640 किलोमीटर तक ये देखी थी।
इसमें ई परत का अपन ने नाम दिया था कैनली हेविसाइड परत, एफ परत का नाम दिया था अपलिटन परत, और ये डी परत है वो निम्न आवर्ती की तरंगों को अवशोषित करती है, बाकी को परावर्तित निम्न आवर्ती की तरंग को परावर्तित करती है और मध्यम और उच्च को अवशोषित करती है। ये मध्यम उच्च को परावर्तित करती है, ये भी मध्यम उच्च को परावर्तित करती है। दिन के समय ये ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ये रात के समय क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, दिन के समय रहती है। ये अपन देख चुके थे। और एक बार ये आप देख लीजिए, इसे ही अरोरा ऑस्ट्रेलिस व अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। जो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश है वहां पे और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश है वहां पे इस तरह की रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है उसके लिए मैंने आपको बताया है कि जो चुंबकीय चित्र है वहां पे जो आयन उसके चुंबकीय चित्र के पकड़ में आए हुए आयन है वो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं से टकराते हैं एनर्जी मिलने पे, तो ये रंग बिरंगी रोशनी उत्पन्न होती है जिसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव में व अरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव में कहा जाता है। तो थर्मोस्फीयर के अपन ने दो भाग देखे, आयन मंडल आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है, एनसीईआरटी में 80 से 400 तक दे रखा है और वर्गीकरण करने के लिए अपन ने 640 तक इसमें लिया है, क्योंकि हर जगह सब एक चीज नहीं है उसमें दी हुई, इसलिए आप अपन को ये करना पड़ा। बाकी ऐसे सवाल आपको दोनों ऑप्शन वाले नहीं मिलेंगे। अब जल्दी से अपन इसमें एक चीज ये देख लेते हैं, जो ये लिखा हुआ ही था। अपन ने देख चुके थे तापमान के आधार पर वायुमंडल, तापमान के आधार पर वायुमंडल की संरचना अपन देख चुके थे। उसमें अपन ने विभिन्न परतों में बांटा, जो कि शुरू में मैंने दिखाया। अब अपन रासायनिक संगठन के आधार पर संरचना देखेंगे। तो रासायनिक संगठन के आधार पर सबसे पहले मार्सेट निकोलेट, अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये मैं डायरेक्ट यही मैंने बता दिया आपको। मार्सेट निकोलेट है, उसने रासायनिक संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा। इसमें एक को बांटा है सममंडल नाम दिया है जिसे होमोस्फीयर का है, और दूसरे को विषम मंडल जिसे हेटेरोस्फीयर का है। अब होमोस्फीयर को इसकी ऊंचाई ली है 0 से 90 किलोमीटर तक को होमोस्फीयर का है, और होमोस्फीयर मतलब यहाँ पे गैसों का प्रतिशत सेम है, चाहे पृथ्वी का धरातल लिया गया। अब यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन 78% है तो यहाँ पे भी 78 होगी, यहाँ पे 21 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 21। मतलब जो इतनी 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई है वहां पे जितना प्रतिशत नीचे की तरफ है सेम उतना का उतना लास्ट तक है, तो इसे सममंडल कहा गया है। अब इसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का प्रतिशत क्या है, समान। इसमें 3 मंडल लिए गए, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तीनों किसमें आ जाएंगे, सममंडल में आ जाएंगे। ये रासायनिक संगठन के आधार पर मार्सेट निकोलेट ने बांटा है सममंडल और विषम मंडल में। होमोस्फीयर 0 से 90 किलोमीटर तक सममंडल है, गैसों का प्रतिशत सेम रहेगा, शोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। इसके बाद अपन देखें दूसरा विषम मंडल, जो कि 90 से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है, 90 से 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। अब इसमें गैसें किस में पाई जाती है, आणविक रूप में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वायु का दबाव कम हो जाता है तो वातावरण क्या हो जाता है, विरल, इसलिए गैसों के कण कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब इसमें गैसें आणविक रूप में पाई जाती है। अब गैसों का क्रम क्या है ये अक्सर पूछ लेते हैं ये, और आणविक रूप में पाई जाएगी प्लस विषम मंडल है, मतलब विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का प्रतिशत यहाँ पे समान है, तो यहाँ पे विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का प्रतिशत समान नहीं है। गैसें आणविक रूप में पाई जाएगी। अब कौन कौन सी गैसें आणविक रूप में कितने किलोमीटर तक पाई जाएगी, तो वो अपन देखते हैं लास्ट नीचे 90 से देखते हैं, क्योंकि 90 पे यहाँ पे अपन ने छोड़ा है। तो 90 से लेके 200 किलोमीटर तक नाइट्रोजन पाई जाएगी, आणविक नाइट्रोजन की परत इसे कहा गया है। और 200 से लेके 1100 किलोमीटर तक आणविक ऑक्सीजन परत कहते हैं। 1100 से 3500 तक आणविक हीलियम, और 3500 से लेके 10,000 तक आणविक हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, He मतलब हीलियम। अब आपको एक चीज एक तरीके से आपको ये याद कर सकते हैं, जैसे कि अपन क्या करते हैं, D, E, F और G परत कई बार भूल जाते हैं, ये परत भूल जाते हैं विषम मंडल वाली। तो आप इसको याद ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि आवर्त सारणी किसी को याद हो केमिस्ट्री में, तो अपन वो शुरू होती है हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए हाइड्रोजन और हीलियम, फिर जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर नीचे लिखो नाइट्रोजन, और फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा तो O2 लिख लो। तो इसका क्रम ये रहेगा नीचे से लेके ऊपर तक, 90 से 200, 200 से 1100, 1100 से 3500 और 3500 से 10,000। तो ये चीज़ ध्यान रखने की थी। आज के जैसे वीडियो में ये थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया है, तो अपन ये पढ़ चुके थे। थर्मोस्फीयर मैंने बताया, इसमें शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरियोलिस पढ़ चुके हैं।
उल्का पिंड का किसमें विनाश होता है वो भी देख चुके हैं। तो लगभग इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है। अब इसके बाद इसमें इससे संबंधित जो टॉपिक रहा है वो एक टॉपिक रहा है जिसमें मैंने लिखा था, इसमें अलग से चित्र भी शामिल किए थे इसके, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला हरित ग्रह प्रभाव और ओजोन परक्षरण। इस पे एक वीडियो बन जाएगा चालन, संवहन और विकिरण पे, क्योंकि इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो इस पे अपन क्या है एक वीडियो बना लेंगे, और उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो प्रश्न का, ये जो 4-5 वीडियो है उनसे कितने कितने संभावित प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नों का वीडियो लास्ट में एक अपन बना देंगे। इसके अलावा एक वीडियो रहेगा। तो लगभग इसको सब बता दिया गया। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। जो आयन मंडल और बहिर्मंडल की परत है उसमें वो फैक्ट एक याद रखना कि 80 से 400 तक एनसीईआरटी में बता रखा है, और इसको वर्गीकरण करने के लिए 640 तक इसका वर्गीकरण दिया हुआ है। तो वर्गीकरण आप वो वाला देख लीजिए। तो लगभग इसमें पूरा बताया। इसके अलावा कुछ चीज़ें बाकी नहीं रही है, तो आप इसको सही तरीके से व्यवस्थित करके, कुछ चीज़ आपके कॉपी में नहीं लिखी हुई हो तो वो ऐड कर लो, बाकी रिवाइज आपके हो गया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।